कोहॉर्ट की एनालिसिस के लिए हम देखने लगे हैं। जब हमने केस कंट्रोल की एनालिसिस की थी तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने एक्सपोजर रेट्स देखे थे, ठीक है। हमने देखा था कि रिस्क रेशो क्या थी, और हमने देखा था ऑड्स रेशो, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मेजर कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंसिडेंस रेट्स और एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, ठीक है। इंसिडेंस रेट्स में हम जो है कैसे मेजर करेंगे वो हम देख लेते हैं कि इंसिडेंस रेट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, अगेन जी बनाना होता है हमने, सी एंड डी, ठीक है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये कैंसर वाले हैं जिनको कैंसर हुआ लंग का, ये वो हैं जिनको कैंसर नहीं हुआ लंग का, ये स्मोकिंग वाले हैं और ये नॉन स्मोकिंग वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है सबसे पहले इंसिडेंस रेट, ठीक है। उसके लिए आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं 70, 6, 9, 30, ठीक है। और यहाँ पे आपको दी हुई है 3 और यहाँ पे 2997, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल जो है आपने प्लस करके यहाँ लिख लेना होता है, मतलब कि ए प्लस सी आपने यहाँ लिखना होता है, ठीक है। बी प्लस डी आपने यहाँ लिखना होता है, इसी तरह ए प्लस बी आपने यहाँ लिखा और सी प्लस डी आपने यहाँ लिखा। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है ना उसकी इंसिडेंस रेट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले इंसिडेंस रेट्स आपने फाइंड करनी है जो स्मोकर्स हैं और नॉन स्मोकर्स हैं, मतलब जो एक्सपोज हुए हुए हैं और जो एक्सपोज नहीं हुए हुए हैं, ठीक है। एक्सपोज कौन से हैं, जो यहाँ पर हैं एक्सपोज्ड, ठीक है। और नॉन एक्सपोज्ड कौन से हैं, जो यहाँ पे हैं नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है। यही बात है ना, जिनको स्मोकिंग हो रही है वो एक्सपोज्ड है, जिनको स्मोकिंग नहीं हो रही वो नॉन एक्सपोज्ड है। तो अब जो एक्सपोज्ड होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे ना, जैसे वो हमने इधर क्या कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड फाइंड किया था, याद आ रहा है वो जो पीछे। तो इंसिडेंस रेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे अमंग एक्सपोज्ड, ए ओवर ए प्लस बी, ठीक है। कि जो एक्सपोज्ड हैं उनमें इंसिडेंस क्या है, यही हमने फाइंड किया था ना वहाँ पर भी। और जो नॉन एक्सपोज थे वो हमने कैसे किया था, सी ओवर सी प्लस डी, ऐसे ही किया था, सी ओवर सी प्लस डी। उसके बाद आपकी बुक में कैलकुलेशंस की हुई हैं उन्होंने, तो 70 ओवर 7000 किया हुआ है तो 0.1 आ रहा है, और जब 3 ओवर 3000 किया हुआ है सी ओवर सी प्लस डी से, तो उससे आ रहा है 0.001, ठीक है। तो अब आपके पास एक तरफ आ गया 0.01 अमंग स्मोकर्स, ठीक है, इंसिडेंस रेट आ रहा है, और अमंग नॉन स्मोकर्स कितना आ रहा है, 0.001 आ रहा है, ठीक है। तो अब खुद सोच लें कि जो स्मोकर्स हैं, ठीक है, उनमें 10/1000 पॉपुलेशन जो है ना केसेस आ रहे हैं, इंसिडेंट्स आ रहे हैं, न्यू केसेस आ रहे हैं। और जो नॉन स्मोकर्स हैं उसमें क्या आ रहा है, 1/1000 आ रहा है। तो उससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर इंसिडेंस रेट ज़्यादा है, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से उनके अंदर लंग कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है, ठीक है। यही पता चल रहा है ना आपको। अब आती है कि आपने एस्टिमेशन करनी होती है रिस्क की, ठीक है। इंसिडेंस रेट आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपने रिस्क फाइंड करना है, तो रिस्क के लिए आपने रिलेटिव रिस्क फाइंड करना है। उसमें आप वही सेम फार्मूला लगाओगे जो आपने केस कंट्रोल में किया था, कि इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है। तो ए ओवर ए प्लस बी डिवाइड बाई सी ओवर सी प्लस डी करोगे आप, तो वो आ जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 1। ए ओवर ए प्लस बी आपका क्या था, 10, ठीक है। और सी ओवर सी प्लस डी क्या है, 1 है। तो 10 ओवर 1 आ गया। इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चला 10 इक्वल टू 10, मतलब कि जो स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है लंग कैंसर होने का, क्योंकि हम रिस्क ही फाइंड कर रहे हैं ना। रिस्क क्या होता है, रिस्क, ठीक है। तो 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है उन लोगों के अंदर कैंसर होने का जो स्मोकिंग कर रहे हैं उन लोगों से जो स्मोकिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो रिलेटिव रिस्क के आप जो है इस तरह से फाइंड आउट करोगे। अब ये होता है कि अगर तो आपका रिलेटिव रिस्क जो है वो इक्वल आता है 1 के, तो इसका मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। अगर आपका रिलेटिव रिस्क जो है वो 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है। अगर आपका रिलेटिव रिस्क 1 से कम आता है, इसका मतलब नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है। रिलेटिव रिस्क को आपने देखना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 10 आया है ना, तो 10 क्या है, 1 से ज़्यादा है ना, इट मीन्स कि आपकी पॉजिटिव एसोसिएशन है, मीन्स दैट कि आपकी एसोसिएशन है लंग कैंसर की स्मोकिंग के साथ, मतलब कि जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर के लिए, मतलब लंग के लिए हार्मफुल है। और अगर नेगेटिव एसोसिएशन हो मीन्स कि वो प्रोटेक्टिव है, ठीक हो गया। फिर आता है इंसिडेंस अमंग जो है आपका एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये भी आपका रिस्क फाइंड करने के लिए होता है। अब एट्रीब्यूटेबल रिस्क के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले होता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है। इसमें जो आपने रिलेटिव रिस्क फाइंड किया था उसमें आपने इंसिडेंस अमंग एक्सपोज को डिवाइड किया था इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज। यहाँ पे आप क्या करोगे कि वो जो आपका इंसिडेंस अमंग एक्सपोज वाला है ना, उसमें से आप माइनस कर दोगे इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज, मतलब इसमें आप सिंपली माइनस करोगे। तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज आपका क्या था, 10 था, और ये आपका क्या था, 1 था, ठीक है। तो 10 - 1 9 हो गया ना, 9, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हो कि फ्रैक्शन लेते हो,
ठीक है, कि इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, 9 डिवाइडेड बाय 10 करोगे ना, तो 9 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 90%। तो 90% क्या होता है कि 90% जो कैंसर्स हो रहे थे स्मोकर्स में वो स्मोकिंग की वजह से थे। ठीक है, और 10% वो थे जो नॉन स्मोकिंग की वजह से। इसका मतलब कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर का जो रिस्क है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, एट्रीब्यूटेबल रिस्क अगर ज़ीरो इक्वल होगा तो रिस्क नहीं है, अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, मतलब वो हार्मफुल है, और अगर ज़ीरो से कम है तो वो नेगेटिव एसोसिएशन है। सिंपल सी बात है। तो आपने याद रखना है कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, इसको रीड कर लें। एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन क्या है और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है। ठीक है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है कि डिजीज़ जो है उसके रिस्क में इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है एक्सपोजर की वजह से। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूटेबल रिस्क होगा जिसमें हम एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड करते हैं। ठीक है, उनके इंसिडेंस को, के न्यू केसेस जो हैं एक्सपोज में कितने आ रहे हैं माइनस नॉन एक्सपोज में। उसके बाद एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन में आप क्या करते हो कि प्रोपोर्शन देखते हो डिजीज़ का एक्सपोज में ड्यू टू एक्सपोजर के, एक्सपोजर की वजह से उनको कितनी जो है डिजीज़ हो रही है। तो जैसे 90% आपका आया तो 90% उनके चांसेस होते हैं कैंसर होने के, डिजीज़ होने के। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर रहे थे कि एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन में एक्सपोज माइनस नॉन एक्सपोज करके डिवाइड कर रहे थे एक्सपोज से। ठीक है, इंसिडेंस जो थी उनकी। और पॉपुलेशन में आप क्या करते हो कि इसमें आप चेक करते हो कि जो पॉपुलेशन है उसमें क्या आ रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है। तो इसमें आप लिखा हुआ है कि डेथ्स इन टोटल पॉपुलेशन माइनस डेथ्स इन नॉन एक्सपोज डिवाइड बाय टोटल डेथ्स, कि जितनी भी टोटल डेथ्स हो रही हैं कम्युनिटी में उसमें क्या है कि जो नॉन डेथ्स इन टोटल पॉपुलेशन माइनस नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मुलाइज का लिखते हो और आपके पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क आ जाता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपकी एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन है और रिलेटिव रिस्क है। ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। इंसिडेंट्स कैसे फाइंड कर, तो एक्सपोजर रेट्स जो है ना वो आपने जस्ट केस कंट्रोल में फाइंड किए थे, जो ऐसे ऐसे करके आपने फाइंड किए थे। रिलेटिव रिस्क हमेशा आप ऐसे फाइंड करोगे। ठीक है, जिसमें आप जो है एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर्स के जो इंसिडेंट्स हैं उनको फाइंड करोगे और उन दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो रिलेटिव रिस्क आ जाएगा, और एट्रीब्यूटेबल में आप माइनस करोगे और एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन में आप जो है उसको माइनस करके डिवाइड कर दोगे एक्सपोजर रेट इंसिडेंट से। और उसके अलावा आपने यही देखे हैं ना फॉर्मूलाज, तो ये आपको आने चाहिए। फिर आपने एंड पे तो जो एडवांटेजेस होते हैं केस कंट्रोल स्टडी के वो क्या होते हैं कि इससे हम इंसिडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा था कहीं पे कि हमने इंसिडेंट्स फाइंड किया, वहाँ पे तो हमने जैसे एक्सपोजर रेट फाइंड किया था, रिस्क फाइंड किया था, रिलेटिव रिस्क फाइंड किया था। ठीक है, वहाँ पे हम इंसिडेंट्स तो फाइंड कर ही नहीं थे, इंसिडेंट्स तो हमारा वहाँ पे फाइंड ही नहीं हुआ, बेचारा वो तो पीछे ही रह गया। ठीक है, तो इंसिडेंट्स हम कोहॉर्ट स्टडी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिलेटिव रिस्क को डायरेक्टली एस्टिमेट कर सकते हैं, वहाँ पे हम रिलेटिव रिस्क फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा डायरेक्टली एस्टिमेट नहीं हम कर सकते ना, क्योंकि वो रिस्क तो अब हो चुका है ना, एक्सपोजर तो हो चुका है। अच्छा, डोज रिस्पॉन्स रेशोज़ जो हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितनी हम डोज देंगे उससे उतनी रिस्पॉन्स आएगा। वहाँ पे हम नहीं कैलकुलेट कर सकते थे क्योंकि डोज तो वहाँ पे मिल चुकी थी। यहाँ पे हम बाइस भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये है कि ट्रू एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड, इसको छोड़ें। देयर आर ओनली मेथड्स दैट कैन इस्टेब्लिश द एब्सोल्यूट रिस्क, कि इससे हम एट्रीब्यूटेबल या एब्सोल्यूट रिस्क भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि इससे मतलब इसका ये भी फ़ायदा होगा ना कि हम इससे क्या कर सकते हैं कि ये जो है हमें ये भी बताता है कि हम मल्टीपल जो डिजीज़ होती हैं उनको हम एक साथ देख सकते हैं, हम रेयर डिजीज़ को स्टडी कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये बात होती है। उसके बाद ये है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस के क्यों क्या है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन चाहिए होती है, कोहॉर्ट चाहिए होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, स्टाफ चाहिए होता है, फंडिंग चाहिए होती है, रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए होती है, फॉलो अप चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद ये मुश्किल है, इसमें एथिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। ये उन डिजीज़ के लिए जो कि रेयर हैं उनके लिए इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, रेयर डिजीज़ के लिए इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि ये है कि अच्छा, कोहॉर्ट स्टडी में भी इम्प्रैक्टिकल फॉर द रेयर डिजीज़, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है कि रेयर डिजीज़ जो है, मतलब ये रेयर एक्सपोजर्स को तो हम कर सकते हैं लेकिन रेयर डिजीज़ के लिए इम्प्रैक्टिकल है। ठीक हो गया, क्योंकि एक्सपोजर की तरफ जो है एक्सपोजर हो रहा है और इफ़ेक्ट आना है। ठीक है, तो अब एक्सपोजर जो है, अब जो रेयर डिजीज़ हैं उनके बारे में हम कैलकुलेट इससे नहीं कर पाएंगे ना, तो ये बात होती है। सो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपने केस कंट्रोल को कोहॉर्ट स्टडी के साथ कंट्रास्ट करना है, कंपेयर करना है, ऑड्स रेशो को डिफाइन करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने के लिए होता है। इसका टेबल आपके चैप्टर के एंड पे दिया हुआ है, वहाँ से आपने देख लेना है। फिर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो सर्वाइकल कैंसर के हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं एरिया में, और एंड द जनरल हाइपोथेसिस ये है कि जो इनटेक है
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा हो रहा है। आपने एक स्टडी की है जिसमें आप जो है बता रहे हो कि जिसमें इनरोल किए आपने 70 वुमेन जो OCPs यूज़ कर रही हैं, और वो लोग ठीक है, एंड एज वुमेन हु आर नॉट यूजिंग OCPs आफ्टर मैचिंग, 5 साल आपने स्टडी की है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, फॉलोअप किया है इट मीन्स। तो आपको पता चला है कि जो लोग OCPs यूज़ कर रहे थे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे थे, उनको उनमें से 14 लड़कियों को जो है कैंसर हो गया, और वो जो OCP यूज़ नहीं कर रहे थे उनमें से 2 को हुआ जस्ट, ठीक है, उनको भी हुआ लेकिन उस तरह का नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कौन से टाइप की स्टडी है, तो ये कोहॉर्ट होगी क्योंकि हम इसमें फॉलो अप कर रहे हैं ना, आगे की तरफ जा रहे हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं 5 साल तक। और कौन सी जो है अप्रोप्रिएट रिस्क मेजर्स आप इसमें ले सकते हो, आपको पता है कोहॉर्ट में कौन से ले सकते हैं रिस्क मेजर्स, रिलेटिव रिस्क ले सकते हो और एट्रीब्यूटेबल रिस्क ले सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि आप पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क ले सकते हो। उसके बाद आपने 2x2 टेबल बनाना है, रिस्क को कैलकुलेट करना है और रिजल्ट को इंटरप्रेट करके बताना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि ये आपने टेबल बनाया, इसमें आपने इस तरह से लिखा कि दिस वन हेयर, कि आपने लिखा कि जिसको कैंसर हुआ, ठीक है, और जिसको कैंसर नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह कि जो OCPs यूज़ कर रही थी और जो OCPs यूज़ नहीं कर रही थी, ऐसे हुआ ना। उसके बाद हमने ये देखा कि जो कैंसर जिन लोगों को हुआ, ठीक है, जिन लोगों को कैंसर हुआ जो यूज़ करी थी OCPs, वो कितनी थी, 14 थी, ठीक है। किसी और कलर से लिख लेते हैं, 14 थी जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करी थी उनको कैंसर हुआ, यही हमने देखा। और जो यूज़ नहीं करी थी उनको कैंसर हुआ, वो 2 थी, ठीक है, यही हमने लिखा था। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो फिर ये है कि जो OCPs टोटल यूज़ करी थी वो कितनी थी, 70 वुमेन थी जो यूज़ करी थी OCPs को, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे 70, ठीक है। और ये यहाँ से ना थोड़ा सा कट हुआ हुआ है, यहाँ पे 85 है, ठीक है, 85 है कि 85 वुमेन जो वो थी जो यूज़ नहीं करी थी OCPs, तो ये 85 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे टोटल है ना, टोटल OCPs यूज़ करी हैं वो लिखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने उसको 70 - 14 किया, यहाँ पे आ जाता है 56, ठीक है, और 85 - 2 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 83, ठीक है। फिर आपने ये 2x2 टेबल बनाने के बाद आपने क्या किया, रिलेटिव रिस्क फाइंड किया। उसके लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड। तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड कैसे फाइंड करोगे, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, ऐसे ही होता है। तो आप इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड कैसे फाइंड करोगे, आप ऐसे फाइंड करोगे A/A+B करोगे, ठीक है, फिर C/C+D करोगे, ऐसे ही करोगे ना, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। फिर आप क्या करोगे, रिलेटिव रिस्क फाइंड करने के लिए इसका जो आंसर आएगा इनको ऐसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब इसका जो आंसर आता होता है ना वो आता है 0.2 इसका, ठीक है, और इसका आता है 0.02, ठीक है। तो अब 0.2 को 0.02 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर 10 आता है, ठीक है। तो 10 इज़ योर आंसर। इससे आपको पता चलता है कि 10 जो है 10 टाइम ज़्यादा रिस्क है किसका, उन लोगों को कैंसर होने का जो OCPs यूज़ कर रही हैं उन लोगों से जो OCPs यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। फिर आपने एट्रीब्यूटेबल रिस्क फाइंड करना है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क के लिए आप जस्ट क्या करोगे कि एक्सपोज्ड की जो है, मतलब एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, तो इसमें से आप क्या करोगे, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड क्या था 0.2, उसको माइनस करोगे 0.02 से डिवाइडेड बाय एट्रीब्यूटेबल, आपने फ्रैक्शन फाइंड करनी है ना, तो डिवाइड करोगे इंसिडेंस अमंग नॉन इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड जो 0.2 है, ठीक है। तो उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा इसका आपके पास तकरीबन 90%, ठीक है, 90% आ जाता है इसका आंसर 90%। इसका मतलब ये हुआ, आप इंटरप्रिटेशन लिखोगे कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क इंडिकेट्स दैट द एक्सटेंट the disease under study can be attributed to the exposure, ठीक है। दिस वैल्यू जो 90% की आई है, इसका मतलब ये होता है कि जो कैंसर का रिस्क है उन लोगों में जो OCPs यूज़ करी है 90% ज़्यादा है उन लोगों से जिनके पास कैंसर नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला आ जाता है क्वेश्चन, इसमें जो है इन्होंने यही बताया हुआ है कि स्मोकिंग की हिस्ट्री है, कैंसर कौन सा हो रहा है, ओरल कैंसर, ठीक है। फिर क्या है, आपने टेबल बनाना है, सबसे पहले वो बता रहे हैं कि कौन सा डिज़ाइन है ये, तो ये देखें कि वर स्मोकर्स, ठीक है, वर नॉन स्मोकर्स, मतलब एक्सपोजर हो चुका है ना, तो दिस इज़ अ केस कंट्रोल स्टडी। फिर आप 2x2 टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे और मेजर ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप 2x2 टेबल बना लोगे, ऐसे करके मैं बना के बता देती हूँ। यहाँ पे ओरल कैंसर है, यहाँ पे ओरल कैंसर नहीं है, यहाँ पर स्मोकिंग की हिस्ट्री है, यहाँ पे स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि 675 डिजीज़ थे, मतलब 675 डिजीज़ यहाँ पे आएंगे, और कितने थे उसमें से 14 स्मोकर्स थे, मतलब 14 यहाँ पे आ जाएगा। नॉन डिजीज़ कितने थे, 90 थे, तो यहाँ पे नीचे करके आप 90 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे 90 लिखोगे, और उसके बाद 32 उसमें से स्मोकर्स थे, ठीक है, तो यहाँ 32 लिख दोगे, ठीक है। 32 वर नॉन स्मोकर, सॉरी यहाँ पे 32 में नॉन स्मोकर्स आएगा, ठीक है।
यहाँ पे नॉन स्मोकर्स हैं। फिर आप माइनस करके ना इसमें से 90 माइनस 32 यहाँ पे लिख लोगे 58, यहाँ पे लिख लोगे 661, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि आप मेजर ऑफ एसोसिएशन फाइंड करोगे ऑड्स रेशो से। ऑड्स रेशो में सिंपली आप क्या करते हो, मेजर ऑफ एसोसिएशन इसकी क्या है, ऑड्स रेशो है ना केस कंट्रोल की। तो आप क्या करोगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऑड्स रेशो में A इंटू डी करोगे, B इंटू C करोगे, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.011। तो इंटरप्रिटेशन आप क्या करोगे 0.011 से कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओरल कैंसर इज 0.01 टाइम्स मोर इन स्मोकर्स एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। इस तरह से आप इसको सॉल्व करो। सारे तो नहीं सॉल्व करवाऊंगी, एक मैंने केस कंट्रोल का सॉल्व करवा दिया, एक कोहॉर्ट का सॉल्व करवा दिया। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, इसमें इंटेक अल्कोहल की है और लिवर कैंसर हो रहा है और इन्होंने यूज़ किया था अल्कोहल, ठीक है। इट मीन्स ए केस कंट्रोल स्टडी होगी, ठीक है। उसके बाद 2x2 टेबल बनाओगे आप, जिसमें डिजीज़ और नॉन डिजीज अल्कोहल नॉन अल्कोहल लिखोगे और उसको कंस्ट्रक्ट करके आप उसका ऑड्स रेशो फाइंड करोगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जो है वो आप ऑड्स रेशो से फाइंड करते हो केस कंट्रोल में। फिर ये वाली है जिसमें ओबेसिटी और हाइपरटेंशन का डिफरेंस उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये केस कंट्रोल स्टडी है। इसमें आप टेबल बनाओगे और ऑड्स रेशो कैलकुलेट करके उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे। यहाँ पे उन्होंने इंसिडेंस रेट पूछा है ना, तो इसमें आप A/A+B करोगे, ठीक है। ये A होगा और ये B होगा, इस तरह करके इंसिडेंस रेट अमंग बीटल च्यूअर्स फाइंड करोगे। बाकी सेम है। इसमें क्या होगा कि इसमें उन्होंने बताया कि है उनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने एक्सपोजर किया था ना, तो ये केस कंट्रोल होगा। मेजर ऑफ एसोसिएशन क्या है, उसमें आप ऑड्स रेशो फाइंड कर लोगे, उसकी इंटरप्रिटेशन कर लोगे और डिसएडवांटेजेस बताओगे 2 इसके केस कंट्रोल। तो यहाँ पे भी डायरिया हो चुका है और हम पास में जा रहे हैं, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई पूछ रहे हैं, तो ये केस कंट्रोल स्टडी होगी। एक्सपोजर रेट आपने फाइंड करना है, किसके अंदर फाइंड करना है एक्सपोजर रेट, जो डिजीज़ हैं, तो केसेस में आपने A/A+C करेंगे। एस्टिमेटेड रिस्क जो होगा वो आप कैलकुलेट करोगे बाय रिलेटिव रिस्क। ये वाला क्वेश्चन देखें, थोड़ा डिफरेंट है, इसमें देखें ज़रा। ये आपने टेबल इस तरह से बनाना है कि यहाँ पे एक्चुअली कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्मोकिंग है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है कि यहाँ पे 5000 जो है नॉन स्मोकर्स हैं, 3000 स्मोकर्स हैं। तो यहाँ पे 3000 आप टोटल यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 5000 जो है वो नॉन स्मोकर्स का लिखोगे। उसके बाद आप जो है वो देखोगे कि उसमें से 84 को डेवलप हुआ 3000 में से, तो 84 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, जिनको डेवलप हुआ। और यहाँ पे आप 87 लिखोगे जिनको डिजीज़ हुई थी फ्रॉम द जो नॉन स्मोकर्स थे, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस करके यहाँ पे आंसर लिखोगे और फिर आप उसकी मेजर ऑफ रिस्क फाइंड करोगे। कोहॉर्ट स्टडी है तो रिलेटिव रिस्क और एट्रीब्यूटेबल रिस्क फाइंड करोगे और रिजल्ट को इंटरप्रेट करोगे, ठीक। उसके बाद आता है उन्होंने जस्ट एट्रीशन का पूछा हुआ है, उसको आप कैसे ख़त्म करोगे वो आपने बता देना है, तो वो हम आगे देख लेंगे। बाइसिंग वगैरह को कैसे करते हैं इस तरह से। मायोपिया विद फैमिली पॉजिटिव हिस्ट्री, तो ये क्या होगा, केस कंट्रोल होगा, ठीक है। 2 बाय टेबल आपने कंसिडर करना है, मेजर ऑफ रिस्क फाइंड करना है जिसमें आप ऑड्स रेशो फाइंड करोगे, मेजर ऑफ रिस्क, मेजर ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद ये आता है नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। क्या होती है इसमें, कोहॉर्ट के अंदर रिलेटिव रिस्क होता है, अगर यही केस कंट्रोल का हो तो ऑड्स रेशो होगा, ठीक है। रिलेटिव रिस्क ऑड्स रेशो फाइंड करनी है ऐसे करके और इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है केस कंट्रोल स्टडी का, 2 by 2 टेबल से एक्सप्लेन करें। मेजर ऑफ एसोसिएशन क्या होती है केस कंट्रोल स्टडी में, ऑड्स रेशो होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ़ द मेजर इज़ 5 हाउ इट इज़ इंटरप्रेटेड, के 5 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, इसमें जस्ट ये है कि ये रिस्क लिखे हुए हैं ना, तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क में हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे 4000 माइनस 200, और अगर एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन होगा तो उसमें हम डिवाइड कर देंगे 4000 से और फिर आंसर आ जाएगा। तो कौन सा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन ऑड्स रेशो होगी ना। डिफरेंस कैसे करेंगे कोहॉर्ट से। 6 एडवांटेजेस आपने केस कंट्रोल स्टडी के लिखने हैं, रिलेटिव रिस्क को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने जो है रिलेटिव रिस्क डेरिवेशन आपने कैसे करनी है, इंटरप्रिटेशन कैसे रिजल्ट्स का करना है, और कोहॉर्ट स्टडी के 5 फीचर्स लिखने हैं।